हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, पहले हम लोगों ने कोशिका देखा था, वहीं कोशिकांगों को देखना था। कोशिकांगों में हम लोग ना आज कोशिकांग देखेंगे। तो कोशिकांग में सबसे पहला हम लोग कोशिकांग देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो आपकी पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है, जो कि किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? जो कोशिका की बाहरी लेयर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका की जो बाहरी लेयर है उसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। दूसरा आपका आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो जंतु में नहीं पाई जाती है, ये ओनली पादप सेल्स में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है? ये सुरक्षा प्रदान करती है और आकार देती है, यानी कि बाहरी चीजों से ये सुरक्षा, मतलब कि चोट वोट लगने से सुरक्षा प्रदान करती है और उसको आकार देती है कि किस आकार में ये सेल डेवलप होगी। क्लियर हुआ इतना? वहीं अगला पॉइंट आपका आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज आपकी कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया। इसका कार्य क्या होता है? ये सबसे पहले तो कोशिका की पैकिंग करता है, उसको डिस्पैच यूनिट कहते हैं। जो प्रोटीन और लिपिड को सही रूप से तैयार करता है, उसका परिवहन करता है। जैसे देखते हैं कि अभी हम जैसे लिख रहे हैं, तो लिखने में अभी मेरे हाथ को या फिर मैं बोल रही हूँ तो बोलने में मेरे मुंह में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। अभी मेरे पैर में कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है। तो जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी बन रही है वो फुल बॉडी में प्रोटीन एंजाइम सारे बन रहे हैं। तो अभी जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बॉडी में, जिस कोशिका में, जिस बॉडी के जिस पार्ट में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन का कार्य करती है। ये क्या करती है? परिवहन का कार्य करती है। अगर गोल्जी बॉडी ना होती तो फिर पैर में जो ऊर्जा बनी तो वो पैर ही तक रह जाती, हाथ में बनी वो हाथ ही तक रह जाती, जहाँ बनती वहीं रह जाती। तो इसलिए इसका कार्य क्या होता है? परिवहन का कार्य होता है। हम समझ सकते हैं, आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वहीं अगला पॉइंट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका कार्य क्या होता है? ये जो होता है ये ऊर्जा का निर्माण करता है। सबसे पहले सबको ही जानता है ये किसका कार्य करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका में ऊर्जा का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दूसरा ये श्वसन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? श्वसन का कार्य करता है। ये मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? इसी को लिए इसको क्या कहा गया है? पावर हाउस कहा गया है, या फिर कोशिका की बैटरी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? कोशिका की बैटरी या फिर ऊर्जा घर कह सकते हैं, पावर हाउस कह सकते हैं, जो समझना है वो कह सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछता है कि पावर हाउस किसको कहा गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। इसकी खोज किसने की? अल्टमान ने की। क्लियर हो गया? खोज बहुत पूछता है, इसकी खोज किसने की? अल्टमान ने की। वहीं अगला पॉइंट आपका आता है केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। इसको ना हम लोग क्या कहते हैं? इसको कोशिका का ब्रेन कहते हैं। यही सारे अपने सिग्नल देता है हर एक कोशिकांग को कि ये काम करो, कि ये काम करो, ये काम करो। कौन देता है? न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके पास सारी अनुवांशिक जानकारियां होती हैं। डीएनए आरएनए जो होता है, जो अनुवांशिक कार्य करता है, जो कि हम लोग अभी अगले लेक्चर में डीएनए आरएनए को अच्छे से पढ़ेंगे, अनुवांशिक चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। वहीं अभी यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है ना वो किसकी अनुवांशिक जानकारियां देता है। सारी अनुवांशिक जानकारियां इसी के पास रहती हैं। कोशिकीय गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है सारी। अभी मैंने क्या कहा कि ये कोशिकीय गतिविधियां, यानी कि इसको ब्रेन कहा गया, यही सारी सूचनाएं देता है। इसीलिए ये कोशिकीय गतिविधियों को भी क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। वहीं आता है अगला पॉइंट आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो आपका किसका कार्य करता है? ये पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको भक्षण करने का कार्य करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, ठीक है, ये अपना कार्य नहीं कर रहा है तो इसको खत्म करने का कार्य कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा, ठीक है। गोल्जी बॉडी अपना सही से कार्य नहीं कर रहा है तो इसको खत्म करने का कार्य कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। इसीलिए इसको जल अपघटक, इसके पास एक एंजाइम होता है जल अपघटक एंजाइम, वही ये छोड़ता है, उसी से
सारी कोशिकाओं का ये क्या कर देता है, भक्षण कर देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा गया है। एक सेल आपके पास ऐसी है जिसका नाम है आरबीसी। क्या है, आरबीसी। आरबीसी में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। वो 120 दिन के बाद कहाँ पहुंचता है, प्लीहा में पहुंचता है। प्लीहा में जाके उसका भक्षण हो जाता है। सारा अपशिष्ट पदार्थ का भक्षण कहाँ हो जाता है, प्लीहा में जाके होता है। बल्कि ये अपना अलग से नहीं करता, इसलिए इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। इसीलिए इसको क्या कहा गया, आत्महत्या की थैली कहा गया। इसकी खोज किसने की थी, डी दुबे ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लियर हुआ। अब आगे के पॉइंट अभी देखते हैं। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका रसदानी। रसदानी, इसका कार्य होता है जल संग्रह करना। जो आपकी कोशिका के अंदर जितना भी जल होता है, आपकी बॉडी में जितना भी जल होता है, वो सारा कोशिकाओं के अंदर होता है। कहाँ होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है। तो उसको इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है, वैक्यूल्स, रसदानी करता है। आपकी बॉडी में लगभग 65% जल जो है कोशिकाओं में पाया जा रहा है। क्लियर हुआ इतना। वहीं अगला आता है तारक काय, सेंट्रोसोम। इसका कार्य क्या होता है, सभी जानते हैं। ये किसका कार्य करता है, विभाजन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, विभाजन का कार्य करता है। जैसे जब सेल डिवीजन देखते हैं, तो सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका जब बनती है जाके ऐसे करके, तो इसको जो तोड़ने का कार्य करता है, विभाजन का कार्य करता है, वो आपका कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय कर रहा है। इसकी खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपके जो लिवर है, लिवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। सबसे ज्यादा विभाजन कहाँ होता है, लिवर में कोशिकाओं का विभाजन होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। ब्रेन में होता ही नहीं है, इसीलिए कहाँ नहीं होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। लेकिन कहीं ब्रेन में आपकी न्यूरॉन जो है ना, वो 90% कोशिका न्यूरॉन की पाई जाती है, 10% ग्लियल सेल की पाई जाती है। 90% अगर कोशिका न्यूरॉन की है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10% की जो कोशिका ग्लियल सेल की है, वो आपका क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है। यहीं पे बहुत ज्यादा जब विभाजन होने लगता है, तो इसी में जैसे जो बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया, यानी कि ब्रेन में जो कैंसर होता है, अगर विभाजन नहीं है तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये 10% की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जहां बहुत ज्यादा कोशिकाओं का विभाजन होता है, लिमिट से ज्यादा, उसको क्या, वहां पे क्या हो जाता है, कैंसर होता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, वहां पे अत्यधिक मात्रा में कोशिकाओं के विभाजन को ही क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला आता है अंतःप्रदपीय जालिकाएं। क्या आता है, अंतःप्रदपीय जालिकाएं। अंतःप्रदपीय जालिकाओं को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, वसा का निर्माण करना और प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता प्रदान। ये जो होती है ना, ये आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है, एक साइड इसका होता है स्मूथ, और दूसरा साइड इसका कैसा होता है, रफ। रफ साइड इसके जो है ना, वो राइबोसोम पाए जाते हैं। जो इसका रफ साइड होता है, वहां पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। यही राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया। तो यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ साइड से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन निर्माण करने में मदद करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करने में ये मदद करता है, ना कि प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण जो वो करता है, वो आपका कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। प्रोटीन निर्माण कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। क्लियर हुआ। स्मूथ साइड से किसका निर्माण होगा, स्मूथ साइड से वसा का निर्माण, रफ साइड से जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अगला आपका आता है राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण जो प्रोटीन का निर्माण करता है। जो राइबोसोम होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो 70S और दूसरा 80S। जो 70S है वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। बच्चे अगर आप नहीं जानते हो तो अगली वीडियो में हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसीलिए इसको हम कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आता है अंतःप्रदपीय जालिकाएं, सॉरी जीव द्रव्य। अंतःप्रदपीय जालिकाएं तो हो गया। अब आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो होता है, कोशिकाओं के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, इसका कार्य क्या होता है, ये कार्य सिर्फ इतना करता है, यही कोशिका है जैसे आपकी, इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तारक काय, तुम्हारे सारे सेल्स ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इनको अगर ये जीव द्रव्य नहीं होगा तो ये इसके अंदर घुस जाएगा, ये इसके अंदर घुस जाएगा, ये इसके अंदर घुस जाएगा, ये सब एक दूसरे में घुस जाएंगे जाके। तो इसको सेट करने के लिए, जैसे मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसको थर्माकोल लगा के सारी चीजें सेट करके देते कि मैगी चीजें कहीं इधर उधर ना हो जाए, टूट फूट ना हो जाए। वैसे ही ये तुम्हारे कोशिकांग कहीं गड़बड़ा ना जाए, इसलिए इसमें एक पदार्थ भरा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जो है ना, वो आपको 2 प्रकार का होता है। एक जो कोशिकाओं, सिर्फ कोशिका के अंदर भरा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहेंगे। और जो एक न्यूक्लियस पाया जाता है, हमने न्यूक्लियस में भी अभी आपको बताया था कि जीव पदार्थ पाया जा रहा है, अगर न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।